हेलो एवरीवन, स्टडी विथ वैशेषिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। वो है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आज हम लोग ज़्यादातर इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर जो एक्ट आए थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, आपका पिट्स इंडिया एक्ट हो गया और चार्टर एक्ट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में ज़्यादातर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा आपका सबसे पहले, जो आपका आया था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट आपका कब आया था? 1773 में। अब आइए देखते कि इसमें क्या क्या हुआ था। इसमें जो हुआ था, आपका जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, जो आपका जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल रहेगा उसको, माफ़ करिएगा, जो आपका जो बंगाल का जो गवर्नर रहेगा उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। और जो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा वो आपका होगा वारेन हेस्टिंग्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, जब हम लोग गवर्नर या गवर्नर जनरल भारत के जो गवर्नर और गवर्नर जनरल जब पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा वो आपका वारेन हेस्टिंग्स बनेगा, और वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बनता है। अच्छा, मैं यहाँ पे वर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ जैसे गवर्नर और गवर्नर जनरल, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई बंगाल का गवर्नर है तो उसके अंडर में सिर्फ बंगाल का क्षेत्र ही उसके अंडर में आएगा, और अगर उसको गवर्नर जनरल की जब संज्ञा दी जाती है तो उस टाइम क्या होता था कि गवर्नर जनरल किसी को बोल देना मतलब कि उसको बंगाल, मद्रास और बम्बई की भी प्रेसिडेंसी उसके अंडर में आ जाती थी। तो ये होता है गवर्नर और गवर्नर जनरल का मतलब। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, जनरल क्वेश्चन है, आप सभी को लगभग ये चीज़ पता ही होगा। ठीक है, और इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस जो बने थे वो सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। ठीक है, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट से इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। ये वैसे तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम्स में लगभग किसी न किसी एग्ज़ाम्स में तो पूछे ही हैं ये सारे क्वेश्चंस। अब हम लोग अगला देखेंगे जो है पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से। ठीक है, अब आइए देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट जो था आपका वो 1784 में आया था। इसे 1784 में लाया गया था, और इसमें क्या किया था कि भारत में जो द्वैध शासन है, भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई थी। द्वैध शासन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जब रॉबर्ट क्लाइव जब पहली बार जब भारत में द्वैध शासन लाता है, तो द्वैध शासन का मतलब क्या होता था? राजनीतिक और इसमें जो प्रशासनिक का जो उसको दो भागों में ऐसा बांट दिया जाता था। हम लोग ऐसा पढ़े थे पिछले वीडियोस में। ठीक है, तो भारत में द्वैध शासन आपका 1784 वाले पिट्स इंडिया एक्ट में आया था। सबसे प्रथम बार द्वैध शासन 1784 में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि जो कंपनी मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दो भागों में बांटा गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दो भागों में बांटा गया था, जिसमें क्या होता था, एक होता था आपका निदेशक मंडल, या फिर इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्टर। आप इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, ज़्यादातर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्ड यूज़ करना सही रहेगा। निदेशक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था, और दूसरा आपका हो जाता था कंट्रोलर, जिसको बोलते थे नियंत्रक मंडल। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या नियंत्रक मंडल। तो इसमें मतलब कंपनीज को दो भागों में बांटा गया था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, जो निदेशक मंडल या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कार्य होता था वो क्या करते थे कि ये भारत में ही रहते थे,
और यहाँ के जो व्यापारिक कार्य थे उनको देखते थे। तो भारत में ही रहते थे और यहाँ के व्यापारिक कार्यों को देखते थे। कौन देखता था? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे, निदेशक मंडल। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, जो नियंत्रक मंडल था आपका, ये आपका ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड में रहते थे और राजनीतिक और सैन्य कार्यों को देखते थे। इंग्लैंड में रहकर यहाँ के राजनीतिक और सैन्य कार्यों को देखते थे। ठीक है, तो ये थे आपके सारे पिट्स इंडिया एक्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम का पार्ट बन सकते हैं। अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं 1786 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ये इसलिए लाया गया था क्योंकि जो पिट्स इंडिया एक्ट की जो कमी को दूर करने के लिए, जो पिट्स इंडिया एक्ट में जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए ये 1786 का चार्टर एक्ट लाया गया था। इसमें क्या किया गया था कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसको वीटो पावर और सैन्य शक्ति दी गई थी। भारत के गवर्नर जनरल को वीटो पावर तथा सैन्य शक्ति दी गई थी। किस एक्ट के थ्रू दी गई थी? 1786 के चार्टर एक्ट के थ्रू दी गई थी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखिए, जितने भी अब हम चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, जो है 1813 का चार्टर एक्ट हो गया और 1833 वाला और अंतिम चार्टर एक्ट 1853 का, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो एक एक पॉइंट जो मेंशन है वो हर किसी न किसी एग्ज़ाम में आए ही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट देखेंगे हम लोग, ये वाला 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसमें क्या हुआ था, जो भारतीय शिक्षा पर क्या हुआ था, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस एक्ट के थ्रू किया गया था? 1813 वाले चार्टर एक्ट में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है हर किसी ना किसी एग्जाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज़ किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था किस एक्ट के थ्रू? 1813 वाले चार्टर एक्ट में। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली एक बात है कि लेकिन इनका जो चीन के साथ जो व्यापार था, चीन के साथ जो इनका चाय के साथ जो इनका व्यापार था, उसको समाप्त नहीं किया गया था। तो ये पूर्ण रूप से इनके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया था। ये सिर्फ चीन के साथ चाय का व्यापार को अपने साथ रख सकते थे, तो इसको समाप्त नहीं किया था। ये चीन के साथ के व्यापार को समाप्त नहीं किया था। ठीक है, अगला ये भी वैसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, इसमें क्या हुआ था कि जो ईसाई मिशनरीज थे उनको ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में अनुमति मिली थी। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति दी गई। किस एक्ट के थ्रू? 1813 चार्टर एक्ट के थ्रू। तो ये हम लोग 3 पॉइंट देख लिए यहाँ पर। शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त, लेकिन चाय के साथ व्यापार कंपनी का बना रहा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये था कि ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार करने का सबसे प्रथम बार जो अनुमति मिला था वो 1813 के चार्टर एक्ट में मिला था। तो ये 1813 का चार्टर एक्ट हम लोगों ने देख लिया। अब अगला है 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था। ये आंशिक रूप से हुआ था, मतलब पूर्ण रूप से वैसे नहीं हुआ था। जो पूर्ण रूप से जो समाप्त हुआ था वो आपका 1833 वाले चार्टर एक्ट में हुआ था। और इसमें क्या किया गया था, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल अब होगा वो भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बनेगा आपका 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या किया गया था, जो काउंसिल में एक विधि सदस्य
को शामिल किया गया था, और जो सदस्य जो शामिल हुआ था वो था लॉर्ड मैकाले। और इसी के थ्रू आप आगे देखेंगे कि जो भारत में जो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो गया था, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले सदस्य में काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति होगी, और भारत में जो शिक्षा का जो माध्यम हो जाएगा वो अंग्रेजी हो जाएगा। किस एक्ट के थ्रू होगा? ये आपका 1833 वाले चार्टर एक्ट में होगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सारे चार्टर एक्ट एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हैं, हर किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वन लाइनर या फिर स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है कि इस चार्टर एक्ट में जो दास प्रथा था भारत में जो दास प्रथा का अंत हुआ था, और ये कब हुआ था? 1843 में। 1833 वाले चार्टर एक्ट में भारत में दास प्रथा का अंत किया गया था 1843 में। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका 1853 का चार्टर एक्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका अंतिम चार्टर एक्ट था, इसको अंतिम चार्टर एक्ट बोला जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। जो आपका जो ब्रिटिश इन लोग का जो अंतिम चार्टर एक्ट था वो 1853 वाला था। इसमें क्या हुआ था कि जो भारत में संसदीय प्रथा की शुरुआत की गई थी। संसदीय प्रथा की शुरुआत कब की गई थी? 1853 वाले चार्टर एक्ट में, ठीक है। और इसमें जो अगला पॉइंट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की थी। जो आपका जो सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1853 वाले चार्टर एक्ट में। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा हुआ, इम्पॉर्टेंट है। और अगला पॉइंट है कि इसमें विधि परिषद का गठन हुआ था। किस चार्टर एक्ट में हुआ था? 1853 में। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। अगर एग्ज़ाम में पूछे विधि सदस्य किस चार्टर एक्ट से संबंधित है, तो आपका हो जाएगा 1833 वाला चार्टर एक्ट। यहाँ पे शब्दों को ध्यान रखने के लिए शब्दों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो अगर विधि सदस्य अगर बोला तो वो आप 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा उसके लिए। अगर विधि परिषद बोला, अगर एग्ज़ाम में विधि परिषद मेंशन करेगा तो आपका 1853 का चार्टर एक्ट होगा, ठीक है। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा, इसमें अब डाउट नहीं होगा। तो ये अंतिम चार्टर एक्ट था। तो हम लोगों ने सारे चार्टर एक्ट अभी देख लिए। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में ना जो बचे हुए जो चार्टर एक्ट तो वैसे हो गया, और भी जो एक्ट्स आए थे, जैसे आपका 1858 का एक्ट आएगा, फिर 1861 का, और जो आगे आने वाले जो बचे हुए एक्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियोज़ में इतना ही। थैंक यू सो मच।